हे गाइस, वेलकम बैक। तो ऑलमोस्ट 2 मंथ हो चुके हैं वजीरेक्स के हैक एंड इस हैक से अगर हम देखेंगे यूजर्स तो इम्पैक्टेड थे, लेकिन साथ में कुछ एक्सचेंजेस भी हैं जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है। इसी चीज को और बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए आज के सेशन के अंदर हमारे साथ हमको ज्वाइन किया सीईओ और फाउंडर ऑफ कॉइन स्विच, जिनके कुछ यूजर फंड्स यहाँ पर वजीरेक्स एक्सचेंज के ऊपर थे एंड उन्होंने अभी रिसेंटली ज़ेनमा या ज़ेटा के अगेंस्ट में भी लॉ सूट किया। पर्सपेक्टिव इस पूरे हैक को लेके, तो सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे आशीष। इट इज गुड टू हैव यू ऑन आवर चैनल अगेन। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी आदित्य। सबसे पहले आशीष, मैं आपसे बात करना चाहूंगा। लास्ट टाइम आई रिमेंबर आप चैनल पे आए थे एंड वी वर टॉकिंग अबाउट प्रूफ ऑफ रिजर्व, जो स्टार्टिंग में आपकी थी। मैंने काफी क्रिटिसाइज भी किया था उस चीज को, लेकिन अब जब मैं देख रहा हूँ आपने जो उसके बाद जो प्रूफ ऑफ रिजर्व, स्पेशली जब ये वजीरेक्स वाला केस हुआ, पूरी इंडस्ट्री के अंदर मैंने जो प्रूफ ऑफ रिजर्व देखी, आपसे बेस्ट और बेटर जो डिटेल प्रूफ ऑफ रिजर्व रिपोर्ट है, जिसमें आपने प्रॉपर्ली सारी चीजें मेंशन कर रखी हैं कि कितने फंड्स आपने कहाँ पर रखे हुए, कितने फंड्स आपके एक्सचेंजेस पे हैं, कहाँ पर आपने रखे हैं। और इसी कारण से वी वर आल्सो एबल टू सी कि आपके कुछ फंड्स वजीरेक्स एक्सचेंज के ऊपर भी ये थे। तो सबसे पहले मतलब ये अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि काफी अच्छी आपकी डिटेल प्रूफ ऑफ रिजर्व की रिपोर्ट थी। No, absolutely. Thanks for getting there. I know थोड़ा सा टाइम लगा to get those reports out and everyone to review and realize that how good our reports were. But we always हमने हमेशा इंश्योर करा है कि हम जितनी क्लैरिटी दे सकें यूजर को उतनी क्लैरिटी दें, क्योंकि इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आप सिर्फ अपने एक्सचेंज की लिक्विडिटी से काम नहीं चला सकते। अगर आपको से फ्यूचर्स लॉन्च करना है या कोई भी ऑर्डर बुक में डेप्थ चाहिए तो आपको बाकी एक्सचेंजेस के साथ काम करना पड़ता है। तो हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे लिए कि हम अपने यूजर्स को क्लैरिटी दें कि हम किस किस एक्सचेंजेस, कितना कितना फंड उन एक्सचेंजेस पे है और हमारी कितनी ट्रेजरी है, कि अगर कोई बुरा हादसा होता भी है, जो हमने देखा वजीरेक्स के साथ हुआ है, तो कॉइन स्विच कितना अनेबल्ड है उसको टेक केयर करने के लिए। सो आई थिंक हमारे लिए वो बहुत जरूरी था जब भी हमने पहला प्रूफ ऑफ रिजर्व दिया कि दैट बिकम्स अ स्टैंडर्ड फॉर द इंडस्ट्री। तो थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग इट आदित्य। एब्सोल्युटली। अब प्रूफ ऑफ रिजर्व की बात करते हैं तो जैसे आपने बताया कि लिक्विडिटी के लिए बाकी चीजों के लिए यहाँ पर कुछ फंड्स जो है बाकी एक्सचेंजेस पे भी यहाँ पर मतलब एक्सचेंजेस रखते हैं। तो अभी करंटली कॉइन स्विच के कितने फंड्स वजीरेक्स एक्सचेंज के ऊपर थे, कितने फंड्स पे इम्पैक्ट है, और क्रिप्टो और आईएनआर का अगर आप ब्रेकडाउन दे पाए एक बार। लगभग 80 करोड़ के आसपास हमारे फंड्स थे। जस्ट टू क्लैरिफाई कि हमारे यूजर फंड्स होते हैं करीब 2500 करोड़, हमारी खुद की ट्रेजरी 1000 प्लस, तो उसका 2% से भी कम हमारा वजीरेक्स पे था, जिसमें से 30 करोड़ ERC20 था शायद, अप्रोक्स 40 करोड़ नॉन ERC20 एंड 10 प्लस करोड़ के अराउंड INR था हमारा वजीरेक्स पे एट द टाइम ऑफ द इंसिडेंट। और जब हमने देखा कि इंसिडेंट हुआ है, हमने वेरीफाई करा है इंसिडेंट हुआ है, तब हमने अपनी ट्रेजरी का यूटिलाइज करा, जो भी मैंने मेंशन करी है, टू मेक यूजर्स फंड 1:1। सो कोई भी हमारे यूजर्स को इम्पैक्ट ना हो और वो कंटिन्यूली कॉइन स्विच को ट्रस्ट एंड ट्रेड करते रहे। हमने इंस्टेंटली ये जो भी फंड इशू क्रिएट हुआ वजीरेक्स की वजह से, वी मेड श्योर कि हमारे यूजर्स को उसका कोई भी इम्पैक्ट ना हो। जैसा मैंने देखा आपने जो इनिशियली थ्रेड पब्लिश किया था कॉइन स्विच ने, वहां पर आप ये भी मेंशन किया था कि यहाँ पर जो फंड्स हैं, जैसे आप लोगों ने जो फंड्स रखे हुए थे वजीरेक्स एक्सचेंज के ऊपर, वो यूजर के ऊपर उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा क्योंकि आप लोगों के पास सरप्लस या एक्स्ट्रा फंड है। तो यूजर्स आर फाइन, यू विल टेक केयर ऑफ द फंड्स दैट आर देयर, वो आपके फंड्स हो गए। तो आप जितना मैंने आपकी लास्ट प्रूफ ऑफ रिजर्व रिपोर्ट देखी थी, आई थिंक 800 करोड़ का सरप्लस है आपके पास, राइट? तो हमारे पास इससे भी थोड़ा ज्यादा होता है। 800 करोड़ सिर्फ इंडिया में सरप्लस होता है, सारी कंपनीज को एड अप करें तो इससे भी ज्यादा सरप्लस आएगा। तो ये 800 करोड़ जो होता है, ये सिर्फ क्रिप्टो में सरप्लस है या फिर ये मिक्स है क्रिप्टो और आईएनआर का? ये मिक्स है क्रिप्टो और आईएनआर का, और उसका मैं आपको रीजन भी समझा। काफी यूजर्स नहीं समझते और ये समझना जरूरी है। एक्सचेंज को देख रहे हैं जहां उन्हें ट्रस्ट करना है किसी एक्सचेंज को, तो क्रिप्टो का ऑब्वियसली वी ऑल आर इन क्रिप्टो स्पेस, बिकॉज हमें लगता है कि यार ये फ्यूचर है। अगर ये फ्यूचर है तो प्राइसेस वगैरह भी बढ़ेंगे इसके। तो अगर हमारा रिजर्व सिर्फ आईएनआर में होगा और क्रिप्टो का प्राइसेस बढ़ता गया तो यूजर्स की होल्डिंग भी बढ़ती जाएंगी, जिसकी वजह से ये आईएनआर कभी भी सफिशिएंट नहीं रहेगा टू कवर अप एनी मिसहैप दैट हैपेंस इन दिस इंडस्ट्री, राइट। तो इसलिए हमारा लगभग 40% के करीब हमारा ये फंड क्रिप्टो में होता है, जो ऑब्वियसली एज अ कंपनी इट ऑल्सो शोज कि हम भी क्रिप्टो की भलाई चाहते हैं कि क्रिप्टो ग्रो होगा। प्लस ये ऐसे इंसिडेंट्स में हमें हेल्प भी करता है जहां पर अगर क्रिप्टो की ग्रोथ, तब भी हमारे पास इनफ फंड्स रहेंगे नो मैटर व्हाट हैपेंस इन दिस इंडस्ट्री टू मेक अप फॉर एनी सच इंसिडेंट्स। प्लस हमारा भी इसमें वी आर आल्सो डबलिंग डाउन ऑन क्रिप्टो, कि अगर क्रिप्टो सक्सीड होगा तो हमारी कंपनी भी सक्सीड होगी। तो ये जो सरप्लस है, जैसे आपने बताया, ये क्या कंपनी ने जो प्रॉफिट करे हैं वो आप इन्वेस्ट करते हैं क्रिप्टो के अंदर, या कैसे? इफ यू कैन गिव अस एन आइडिया, ये सरप्लस कहाँ से आता है? तो सरप्लस दो जगह से आता है। जो क्रिप्टो में सरप्लस आता है वो हमारे प्रॉफिट से इन्वेस्टेड होता है। जो आईएनआर सरप्लस होता है वो जो हमने मनी रेज करा है
प्लस जो हमारा रेवेन्यू है, दोनों को मिला के। तो क्रिप्टो में यूजुअली आप जब इन्वेस्ट करते हैं तो इट्स लाइक कौन से कॉइन्स में इन्वेस्ट करते हैं आप, क्या बाय करते हैं आप? तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे एडवाइस नहीं दे पाऊंगा किसी यूजर को, बट कंपनी हम बिटकॉइन और इथेरियम में ही अपना मैक्सिमम पैसा रखते हैं एज अ कंपनी। बाकी छोटे कॉइन्स में भी होता है, बट मैक्सिमम हमारा, आई वुड से 95% हमारा बिटकॉइन और इथेरियम। और बिटकॉइन और इथेरियम के बीच में अगर ब्रेक डाउन करना है कितना परसेंटेज वाइज, तो इफ यू कैन गिव अस एन आइडिया। तो हमारा हमेशा रहा है 80-20, बट ओवर टाइम ये चेंज भी होता है। कभी इथेरियम में अच्छे डेवलपमेंट्स होते हैं तो वी कैन मूव इट टू 70-30 एज वेल, बट 80-20 इज द रूल जो हम इसमें फॉलो करते हैं। तो अब यहीं पर जैसे सरप्लस की बात करी तो मतलब एक क्वेश्चन है जो मेरा भी है, कम्युनिटी का भी है। अब आई नो यू कैन ओनली स्पीक फॉर कॉइनस्विच कुबेर, लेकिन मैं आपसे एक जनरल आइडिया थोड़ा सा लेना चाहता हूँ क्योंकि आप भी एक एक्सचेंज को रन करते हैं। तो आई थिंक इट इज ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस कि एक्सचेंजेस के पास सरप्लस रहे, वो चाहे अपने प्रॉफिट से कराएं या इन्वेस्टमेंट से, जैसे भी करते हैं। मिसहैपनिंग होती है तो उसको फिक्स करने के लिए एटलीस्ट कोई रिजर्व फंड्स यहाँ पर हो। तो यहाँ पर जैसे हमने वजीरेक्स का भी देखा, आपने केस देखा है, उन्होंने हमेशा जैसे प्रूफ ऑफ रिजर्व में आप लोगों ने भी मेंशन किया कि आपका 1:1 का प्रूफ ऑफ रिजर्व सरप्लस था। वजीरेक्स ने भी काफी बार मेंशन किया कि उनका 1:1 से ज्यादा है, लेकिन कभी बताया नहीं कि कितना, जितना डिटेल आप लोगों ने बताया था उस तरह से नहीं था। तो अब जैसे अगर हम देख रहे हैं तो हम भी यही क्वेश्चन पूछे थे कि वजीरेक्स का हैक हुआ है तो फिर ये सरप्लस का है, आपके पास सरप्लस तो होना चाहिए जो आपने मेंशन नहीं किया। एंड अब रिसेंटली उन्होंने टाउन हॉल किया, वहां पर उन्होंने बोला कि उनके पास सरप्लस नहीं था, इट वॉज लाइक अ माइन्यूट अमाउंट जो बेसिकली ट्रांजैक्शन फी वगैरह से आ जाता है। तो इट इज नॉट समथिंग विच इज बिग, बट स्टिल दे वर मेंशनिंग इन द प्रूफ ऑफ रिजर्व। तो एज अ एक्सचेंज ओनर, डू यू थिंक इट इज अ गुड प्रैक्टिस कि अगर आपका सरप्लस इतना ज्यादा नहीं है बट स्टिल इन योर प्रूफ ऑफ रिजर्व रिपोर्ट यू आर मेंशनिंग कि नहीं हमारे पास सरप्लस जो है वो है कहीं ना कहीं? नहीं, डेफिनेटली। और इसमें हमें एक बात समझनी है आदित्य, कि जैसे जैसे एक्सचेंज बड़ा होता जाता है, उसको यूजर ट्रस्ट करते हैं, उस पे आते हैं, अपना अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, तो एज अ कंपनी आपका सरप्लस कभी भी परसेंटेज में एक्सीड नहीं करेगा इतनी ड्रास्टिकली जितना यूजर का फंड करेगा। तो ऑब्वियसली सरप्लस लेना अच्छी बात है, दैट इज अ गुड थिंग, दैट इज एन एड ऑन थिंग। बट अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि अगर एक कंपनी शुरू ही कर रही है और उसका सरप्लस हमेशा यूजर फंड से ज्यादा हो, विच इज अ रॉन्ग एक्सपेक्टेशन, बिकॉज एज अ कंपनी ग्रोज एंड इफ द कंपनी इज प्रॉफिटेबल। अभी हम देख रहे हैं कि इंडिया में मार्केट इतनी अच्छी तरह रिकवर नहीं करा है बिकॉज ऑफ टीडीएस एंड टैक्सेशन, राइट। जब मार्केट अच्छा था तो हम जैसी कंपनियों ने काफी पैसा कमाया भी है जो हमने अपने ट्रेजरी में लगाया है। तो वापस मार्केट आता है तो हमारी भी ट्रेजरी ग्रो होती है। तो ट्रेजरी कैन गो अप एंड डाउन ओवर टाइम बेस्ड ऑन हाउ कंपनी इज डूइंग, हाउ बिजनेस इज डूइंग, बट डेफिनेटली हैविंग अ सरप्लस is the best mechanism for any mishap, to handle any mishap in this industry। और हमने देखा भी है कि इस इंडस्ट्री में, क्योंकि ये नई इंडस्ट्री है, सारी टेक्नोलॉजी नई है, जो हम साइबर सिक्योरिटी एफर्ट्स करते हैं वो भी इवॉल्व होते हैं हर 3 महीने। तो ऐसी इंडस्ट्री विच इज वेरी वॉलेटाइल, इस केस में एक अच्छे एक्सचेंज को थोड़ा सरप्लस रखना चाहिए। अब वो वेरी कर सकता है कि अगर आप बहुत बड़े बन गए और मार्केट भी अच्छा है तो वो सरप्लस बढ़ता जाएगा, मार्केट थोड़ा खराब है तो वो, बट देयर हैज टू बी अ सरप्लस दैट शुड एग्जिस्ट टू मेक श्योर दैट ऐसा कुछ बुरा अगर कुछ हो तो एक्सचेंज कैन मेक अप फॉर दैट। या बोल तो वैसे वही रहे थे वो कि दे हैव सरप्लस, लेकिन अब वो बोल रहे हैं कि वो है नहीं। बट एनीवेज हम मूव ऑन करते हैं। अब जैसे कि जैसे यूजर के फंड्स थे and जैसा आपने भी एफिडेविट पढ़े होंगे कि सबको अनसिक्योर्ड क्रेडिटर यहाँ पर बता दिया। अब जैसे कॉइन स्विच के भी आपके फंड्स थे यहाँ पर, कॉइन स्विच एंड आई थिंक कॉइन स्विच एक्स या आपका जो प्रो वर्जन है उसके भी कुछ फंड्स यहाँ। तो आप लोगों ने यहाँ पर वजीरेक्स के अगेंस्ट में लॉ सूट को फाइल किया है। मैं आपकी भी पोस्ट वगैरह जो है, ब्लॉग्स वगैरह सारी चीजें पढ़ रहा था और आपने उसमें मेंशन किया कि इनिशियली हमने उनसे काफी रीच आउट करने की कोशिश करी कि कोई सोल्यूशन वगैरह है, लेकिन उनकी तरफ से कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो इफ यू कैन गिव मी एन आइडिया, आई नो ये लीगल केस है तो आप जितना बता सकते हैं उतना इट्स फाइन। तो अगर आप थोड़ा सा बता पाए कि हुआ क्या था इनिशियली जब लाइक ऑल दिस हैपेंड। व्हेन ऑल दिस हैपेंड, ऑब्वियसली यार वजीरेक्स को रीच करो, पहले वेरीफाई करो कि ये न्यूज़ ट्रू है या नहीं है। ट्रू है तो कितने एक्सटेंट तक ट्रू है, कितना रिजर्व है, क्या इम्पैक्ट होगा हम पे, हमारे यूजर्स पे, उनके यूजर्स पे। जब हमें यूजर्स पे इम्पैक्ट है तो हमने वी मेड श्योर कि हमारे यूजर्स अपनी ट्रेजरी को यूज करके वी विल मेक श्योर हमारे यूजर पे कोई इम्पैक्ट नहीं हो। एंड एज अ कंपनी वी विल फाइट दिस आउट एंड फिगर आउट हाउ वी कैन रिकवर द मैक्सिमम अमाउंट एज पॉसिबल। देयर वर अदर थिंग्स, ऑब्वियसली नॉट गोइंग इनटू लीगैलिटी कि लीगल में हम कैसे फाइट कर रहे हैं, कि जो मुंबई हाई कोर्ट में केस है, जो सिंगापुर में है, both are public और वो सारी information I think well available है for anyone to read on what are the
key points which we are fighting WazirX for. तो यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन हम बात करते हैं जैसे लॉ सूट की, कि यहाँ पर आप लोगों ने जो लॉ सूट किया, आपने बोला कि आपने बॉम्बे हाई कोर्ट में भी किया और सिंगापुर में आपने दोनों जगह किया। तो बॉम्बे में आई थिंक आपने जेनमाई के अगेंस्ट में किया होगा और सिंगापुर में अगेंस्ट ZTAC। तो यहाँ पर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मैंने आपका जो डिटेल्स पब्लिक हुई है वो मैंने पढ़ी है कि आपने उनके अगेंस्ट में लॉ सूट इस बेसिस पे किया है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट जो था वो जेनमाई के साथ था, और जेनमाई इंडिया बेस्ड एंटिटी है, वी डोंट नो ZTAC के साथ हमारा कभी अग्रीमेंट नहीं हुआ है। तो इसको लेके कैन यू एक्सप्लेन लाइक, क्योंकि WazirX बार बार ये बोल रहे हैं कि जेनमाई था लेकिन वो INR की जो ट्रांजेक्शन है उसको ही हैंडल करती थी, लेकिन बिकॉज ऑफ प्रोटेस्ट उन्होंने यहाँ पर ZTAC जो है वो क्रिप्टो हैंडल करने लगे। तो हाउ यू गाइज आर गोइंग अबाउट इट एंड हाउ यू लुक एट इट? तो मैं आदित्य सॉरी इसमें लीगल डिटेल्स में नहीं जा पाऊंगा। आई मैं आपको अंडरस्टैंड। बेसिक भी एक कंपनी से, चाहे वो यूजर हो चाहे वो कंपनी हो, जब भी वो अग्रीमेंट करते हैं उस अग्रीमेंट में एक लिटिगेशन जुरिसडिक्शन डिसाइड किया जाता है, और ये डिसाइड किया जाता है कि यार किस कंपनी से आप वो डील कर रहे हैं। यू कांट से कि अच्छा मेरी कोई और कंपनी है जो ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगी। जब कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है तो आपको पता होता है कि किस कंपनी से आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है और उसका जुरिसडिक्शन कहाँ पे लाई करता है, कि इन केस देयर इज एनी मिसअंडरस्टैंडिंग और एनी इंसिडेंट दैट हैपेंस, which jurisdiction, which law do you go to resolve that conflict, right? हमारे केस में वो काफी क्लियर है क्योंकि हमने उनके साथ सेपरेट अग्रीमेंट्स भी साइन करे थे। मैं तो कहूंगा इवन यूजर्स के लिए, इफ दे लुक एट देयर टर्म्स, यूजर्स विल आल्सो रियलाइज कि उनका जुरिसडिक्शन एक्चुअली कहाँ पर है और किस कंपनी के से, मतलब जब यूजर ने टर्म साइन करा था किस कंपनी में एक्चुअली उन्होंने वो टर्म साइन करे थे। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर इफ यू रीड द टर्म्स इटसेल्फ। तो हमारे लिए तो बिल्कुल ही क्लियर था क्योंकि हमने तो सेपरेट अग्रीमेंट कराए। तो उसी बेसिस पे मेरी टीम इसको आगे लेके जा रही है कि हाउ डू वी मेक श्योर दैट whatever we are owed we get back. तो आपने सेपरेट एग्रीमेंट बोला, इज इट द ब्रोकर एग्रीमेंट कि आप शायद क्योंकि आप फंड्स रख रहे हैं तो वो डिफरेंट है, तो उसमें जब मतलब अग्रीमेंट हो रहा है देयर इज नो मेंशन ऑफ ZTAC या फिर बाइनेंस का मेंशन है उसके अंदर, या वो भी नहीं है, इट्स लाइक जेनमाई एंड बिटवीन योर फर्म्स? कॉन्ट्रैक्ट पब्लिक नहीं है तो मैं उस बारे में बता नहीं पाऊंगा, बट वो होपफुली कोर डॉक्यूमेंट से ओवर टाइम सबको दिख जाएगा कि what is the reality. I understand आपके जैसे कुछ INR फंड्स हैं जो WazirX के पास में थे और आपके कुछ क्रिप्टो फंड्स हैं जो अभी WazirX के पास में हैं। तो जितना मैंने लास्ट उनका एफिडेविट पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग उनका बोलना ये कि INR फंड्स जो हैं वो तो उन्होंने आपको रिटर्न कर दिए हैं। तो क्या वो 100% रिटर्न हो गए आपके INR फंड्स जो हैं? नहीं, तो वो भी आई थिंक 34% अभी भी नहीं हुए हैं। वो अभी भी 66% ही रिटर्न हुए हैं। ओके, बट क्रिप्टो अभी भी उनके पास रिमेनिंग है जिसके लिए यू आर फाइटिंग फॉर दिस। यस। तो जैसे अभी ये जो पूरा का पूरा केस हुआ काफी अनफॉर्चुनेट है, एंड जैसा आपने भी यहाँ पर बोला कि इसका काफी नेगेटिव इम्पैक्ट, मतलब एक्सचेंज तो हैक हो गया लेकिन पूरी इंडस्ट्री पे पड़ रहा है, मतलब आप पे भी पड़ रहा है, बाकी लोगों पे भी पड़ रहा है, इमेज भी पूरी ऐसे बन के आ रही कि वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सचेंज जिस तरह से हैक हुआ, सारी चीजें हुई। यहाँ पर इंडिया के अंदर वी हैव भारत वेब3 एसोसिएशन जो आई थिंक एक्सचेंजेस साथ में काम करते हैं, दे लुक आउट आफ्टर ऑल दिस। तो उनका क्या पर्सपेक्टिव है इस पूरी सिचुएशन के अंदर, लाइक व्हेन दे सी ऑल दिस थिंग्स हैपनिंग? नहीं, तो भारत वेब3 ऑब्वियसली इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है, हम सब उसके मेंबर हैं। मोस्टली एवरी कंपनी दैट यू सी इन क्रिप्टो इन इंडिया इज पार्ट ऑफ भारत वेब3। तो जब ये इंसिडेंट हुआ, ऑब्वियसली भारत वेब3 एसोसिएशन ने भी बोथ लिमिनल और WazirX से बात करने का ट्राई करा, समझने का ट्राई करा कि क्या हो रहा है। जब ये इंसिडेंट्स हो गया तब हमें रियलाइज हुआ कि यार हम पे और ज्यादा पॉलिसीज होनी चाहिए। जब भी हम किसी मेंबर को BWA का पार्ट बनाते हैं, वी शुड हैव गाइडलाइंस कि यार आपको साइबर सिक्योरिटी में क्या फॉलो करना है, आपको ट्रेडिंग गाइडलाइंस में क्या करना है। तो वो सारी पॉलिसीज पे ही अभी हम काम कर रहे हैं, जो कि अभी धीरे धीरे we are finalizing and they will come out as well, which all the companies of the association needs to adhere to. तो सारी कंपनीज को वो फॉलो करना पड़ेगा सारी गाइडलाइंस। तो इससे काफी लर्निंग भी आई है। ऑल्दो जैसे आपने भी बोला कि ये काफी बुरा इंसिडेंट था फॉर कंपनीज एज वेल एज यूजर्स, बट मैं इसे FTX की तरह इक्वेट करता हूँ। जैसे FTX हुआ था, वो भी बहुत बुरा इंसिडेंट था फॉर अ लॉट ऑफ यूजर्स। इंडियन ज्यादा इम्पैक्ट नहीं थे उसमें, बट यूजर्स क्रिप्टो इंडस्ट्री के फिर भी इम्पैक्टेड थे। उससे निकल के आया प्रूफ ऑफ रिजर्व, उससे निकल के आया कि यार क्लैरिटी होनी चाहिए इंडस्ट्री में, क्या प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, सो दैट FTX जैसा फियास्को दोबारा कभी ना हो, राइट? तो WazirX इंसिडेंट इज आल्सो हेल्पिंग BWA कि ये सारी गाइडलाइंस निकल सकें कि यार नेक्स्ट एक्सचेंज क्या कुछ राइट गाइडलाइंस फॉलो करके ये चीजें अवॉइड कर सकती है फ्यूचर्स के लिए। तो ये आल्सो इज अ डेवलपमेंट स्टेप फॉर द इंडस्ट्री which we are guiding through BWA.
तो इसमें जैसे आप लोग भारत वेब 3 एसोसिएशन की तरफ से या फिर आप भी अपने एक्सचेंज की तरफ से, आई एम श्योर आप रेगुलरली गवर्नमेंट से मिलते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री से मिलते हैं, एफआईयू से मिलते हैं। तो रिसेंटली ये वजीरेक्स का जो केस हुआ है, इसके ऊपर कोई डिस्कशन या कोई बात हुई है, कोई कॉन्वर्जेशन हुआ है? तो वो कन्वर्सेशन ऑब्वियसली प्राइवेट है लेकिन हुआ है। हाँ, लेकिन होता है ऑब्वियसली, इट्स अ वेरी बिग हम्म। इंसिडेंट फॉर द इंडस्ट्री एंड एवरीवन इन हम्म। इन द इंडस्ट्री और रिलेटेड टू, लाइक इन दिस इंडस्ट्री इन एनी वे। उसका पहला क्वेश्चन ऑब्वियसली इस बारे में होता है, वो समझना चाहते हैं कि यार हुआ क्या, और एक्सचेंजेस इसे कैसे अवॉइड कर सकते हैं, इंडस्ट्री एज अ होल क्या एफर्ट ले सकती है, क्या हम हेल्प कर सकते हैं, बिकॉज ये इंडस्ट्री यहाँ पे सिर्फ आज के लिए नहीं है, ये इंडस्ट्री ग्रो होनी है, और अगर ये इंडस्ट्री को ग्रो होना है तो हमें ये सारे इंसिडेंट्स को सॉल्व भी करना होगा, बिकॉज ये पहला नहीं था, ये आखिरी नहीं था, ऐसा बार बाद में भी हो सकता है, किसी के भी साथ हो सकता है। अब ये समझना चाहते हैं कि यार इसको प्रोटेक्ट कैसे किया जा सकता है, और वेरियस इंडस्ट्रीज हैव शोन कि इसको एज अ लर्निंग स्टेप बना के हाउ कैन वी ब्रिंग द राइट रेगुलेशंस व्हिच कैन हेल्प, maybe not prevent but maybe the prevents the aftermath of what has happened, कि यूजर्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है, सही रिपोर्ट्स बाहर आए जिससे क्लैरिटी ऑफ इंसिडेंट वेरी क्लियरली मिल सके। तो ये सारी चीजों पे सारी पूरा इकोसिस्टम नॉट जस्ट बीडब्ल्यूए इस पे काम कर रहा है, एंड होपफुली it will result into something positive over the next few months. Yeah, I think it's very much required, क्योंकि हैक तो हो गया, अनफॉर्चुनेट था, एंड हैक का कभी कुछ भरोसा नहीं है, किसी भी एक्सचेंज के साथ कभी भी हो सकता है। लेकिन मेन चीज ये आती है कि जब हैक हो जाता है उसके बाद आप पोस्ट हैक सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करते हो, आप कितने ट्रांसपेरेंट रहते हो। एंड आई थिंक वही सबसे बड़ा मिस जो है यहाँ पर बता रहा है, क्योंकि लोगों को श्योरिटी चाहिए होती है, उनको आंसर चाहिए होता है, लेकिन वो टाइमली प्रोवाइड करने में हर बार वजीरेक्स की टीम जो है वो कहीं ना कहीं फेल हुए। तो इसका आई थिंक स्टैंडर्ड तो होना चाहिए एटलीस्ट, ताकि क्लैरिटी जो है यहाँ पर मिले। एक क्वेश्चन जो आशीष मेरा आपसे है, जैसे मैं आपका एफिडेविट पढ़ रहा था उसके अंदर आपने काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन करें। जैसे एक आपका जो पॉइंट है उसके अंदर वो ये है कि जब हमारा यहाँ पर अग्रीमेंट हुआ था तो हमारा अग्रीमेंट जेनमैय के साथ हुआ। एंड अगर आप देखोगे इंडिया के अंदर अगर आप डिजिटल एसेट्स की सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रहे हो तो आपको एफआईयू के साथ रजिस्टर करना पड़ता है। तो वो रजिस्ट्रेशन जो है यहाँ पर सिर्फ जेनमैय ने किया है, हमने रिकॉर्ड्स चेक किए, जेटाई ने कोई भी रजिस्ट्रेशन यहाँ पर एफआईयू के साथ नहीं किया। तो वो आपने बोला कि इट इज इन अ वे इलीगल, मतलब इट इज ब्रेकिंग द लॉ, कि आप एसेट्स जो है वो इंडिया की एक एंटिटी में सिंगापुर की एंटिटी में लेके जा रहे हो, और रूल्स के अकॉर्डिंग आप एफआईयू के साथ भी यहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं है। तो उसको लेके इफ यू कैन शेयर योर तो व्यूज। उसमें अगेन आदित्य, में एफिडेविट में आई थिंक मेरी टीम ने बहुत क्लियरली मेंशन करा है जो करना है, और आई थिंक इट्स वेल अंडरस्टूड। एफआईयू पीएमएलए के अंडर सारी क्रिप्टो वीएएसपीज, वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स को रजिस्टर करना होता है, तो भी वर्चुअल एसेट्स में डील करते हैं। अगर आप वर्चुअल एसेट्स में डील नहीं करते तो ऑब्वियसली यू डोंट हैव टू रजिस्टर देयर। हमारा यही मानना है कि यार सारे एक्सचेंजेस, सारे कस्टडी प्रोवाइडर्स जो भी इस इंडस्ट्री में काम करता है वो एफआईयू के साथ रजिस्टर्ड है, बिकॉज वो वर्चुअल एसेट्स में डील करता है। और हमारा पॉइंट भी आई थिंक उसी के रिलेटेड है। आवर अजम्पशन इज दैट इफ यू आर रजिस्टर्ड विद एफआईयू अंडर वीएएसपीज देन यू आर डीलिंग विद क्रिप्टो करेंसी। तो आपने जो बेसिकली केस किया इसमें आप ये फाइट कर रहे हैं कि आपके जो फंड्स हैं वो पूरे जो है वजीरेक्स यहाँ पर रिटर्न करे, और उसको जेटाई के अंदर एज ए अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की तरह वो शो नहीं करे इस मॉरेटोरियम के अंदर, राइट? तो हम फाइट कर रहे हैं कि व्हाट इज द बेस्ट। फर्स्ट पहले हमें फाइट करना है कि यार हमारा सिंगापुर जुरिसडिक्शन नहीं है, इंडिया जुरिसडिक्शन है, और फिर इंडिया जुरिसडिक्शन में ये फाइट करना है कि आर द राइट लॉज फॉलोड ड्यूरिंग दिस अग्रीमेंट, एंड देन कोर्ट विल डिसाइड व्हाट इज द राइट आउटकम। क्या हमें बचे हुए मिल, मतलब वो दैट इज अप टू द कोर्ट टू डिसाइड। आवर जॉब इज टू प्रेजेंट द फैक्ट्स इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट। तो इसमें आशीष जैसे अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि वजीरेक्स के पास ऑप्शन क्या है? जैसे आप भी इतने बड़े एक्सचेंज के सीईओ फाउंडर हैं, एंड ये इतनी बड़ी सिचुएशन हो गई, इतनी सारी चीजें हो गई, तो आपके पर्सपेक्टिव से आपको क्या लगता है कि वजीरेक्स के लिए राइट स्टेप्स को लिक्विडेट करने देनी चाहिए थी फर्म को, या उनको सेल तो मतलब क्या करेंगे, बाइनेंस का डिस्प्यूट ऑलरेडी चल रहा है, तो क्या आपको लगता है बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है करंट जो सिचुएशन है उसकी? तो वजीरेक्स का प्रॉब्ली इंसिडेंट ना लेके, बिकॉज आइडियली दे आर द राइट पीपल टू स्पीक टू कि उन्हें कैसे करना चाहिए था। मैं इन जनरल आपसे बात कर सकता हूँ कि अगर ये एक्सचेंज के साथ, किसी भी एक्सचेंज के साथ हुआ होता, तो हाउ वुड दे हैव हैंडल्ड दिस, हाउ वी वुड हैव हैंडल्ड दिस रादर देन कमेंटिंग ऑन समवन एल्स। तो जैसे हमने देखा है कि अगर कोई भी हैक होता है जो आपकी ट्रेजरी से फिल हो सकता है, तो पहला तो बहुत सिंपल होता है। आई थिंक एक और एक्सचेंज अभी हैक हुआ था विद PingX, तो उन्होंने भी यही करा कि विद इन 24 आवर्स दे हैव सेड कि यार यूजर्स को कोई हम अपनी ट्रेजरी से इसे फुलफिल करेंगे। दैट एक्चुअली
helps build confidence on the exchange, help user says कि okay कुछ भी गलत होगा तो these guys will take care of it and business grows from there, right? ये तो सबसे पहला बात होता है। लेकिन इसके लिए अगर अमाउंट छोटा है, अगर अमाउंट बड़ा है तो आप 2 या 3 चीजें कर सकते हो। पहला, आप फंड रेज कर गिविंग योर इक्विटी टू समवन and asking them to infuse funds which you can not maybe distribute right away to users but maybe set up a plan कि यार next 2 साल में मैं वॉल्यूम भी जनरेट करूंगा और ये एक्स्ट्रा मनी भी डिस्ट्रीब्यूट करूंगा कि 2 साल में मैं यूजर्स को या 1 साल में यूजर्स को होल्ड कर सकूं कि यूजर्स का कोई लॉस ना हो। थर्ड ऑप्शन विच इज रेवेन्यू पार्टिंग टू योर यूजर्स डायरेक्टली, क्रिएटिंग अ लॉन्ग टर्म प्लान। ये इकोसिस्टम को सर्वाइव करना है, यूजर्स आपको ऑलरेडी ट्रस्ट करते हैं, आप और क्लैरिटी से अपने रेवेन्यू की क्लैरिटी से उनका जो भी गैप है उसको फिल कर सकते हैं या नहीं, right? Ultimately, user has to trust you to be able to fill up the gap, whatever has been created due to a hack, right? Last incident, अगर आप ये कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, business भी नहीं चल रहा है, last option I think is liquidation, क्योंकि liquidation में हमेशा आपको थोड़ा ज्यादा ही मिलेगा, कम नहीं मिलेगा, क्योंकि लिक्विडेशन में कंपनी के पास कुछ एसेट्स होते हैं जिसे बेच के थोड़ी लिक्विडिटी ज्यादा बन सकती है। अभी तो सिर्फ क्रिप्टो एसेट्स की बात हो रही है, बट एज अ कंपनी यू वुड हैव योर ओन फंड्स, योर ओन सैलरी आप पे करते हैं, उसके लिए आप पे पैसे होते हैं, फिजिकल एसेट्स होते हैं आप पे, लैपटॉप्स होते हैं एंड ऑल। तो उन सबको अगर उस प्रोसेस के थ्रू जाए तो द अजम्पशन इज दैट यू विल गेट अ स्लाइटली हायर देन व्हाट यू वुड गेट इन अ जनरल कोर्स। बट उस केस में इशू ये होता है कि इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, बिकॉज एनसीएलटी प्रोसेस इज नॉट इजी इन इंडिया। कम से कम 3 से 4 साल लगते हैं, और प्लस क्रिप्टो कंपनी के लिए इट माइट टेक इवन लॉन्गर एज वेल, बिकॉज किसी को क्रिप्टो इकोसिस्टम इतना क्लियरली समझ भी नहीं आता आउटसाइडर के लिए। तो दीज आर द फ्यू मेथड्स आई थिंक एनी एक्सचेंज कैन एम्प्लॉय अगर ऐसा कुछ वर्स्ट केस उसके साथ होता है। जैसे एज एन एक्सचेंज हो ना, आपको क्या लगता है कि क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए या एक्सचेंज फाउंडर्स के लिए इस वजीरेक्स हैक से क्या लेसन है, कि क्या चीज़ें हमको आने वाली, शायद हम अभी इसको हमने एक्सप्लोर नहीं किया था, लेकिन इससे हमको ये सीखना है एंड वी हैव टू इम्प्लीमेंट दिस इन फ्यूचर, ताकि ऐसी कोई चीज़ हो तो हमारे पास बैकअप्स हो चीज़ों का। तो आपका क्या टेक है उसके ऊपर? सबसे पहले तो साइबर सिक्योरिटी, आई थिंक साइबर सिक्योरिटी को लाइटली नहीं लिया जा सकता, और मैं आपको ये बता दूं कि कोई एक्सचेंज फाउंडर इसको लाइटली नहीं लेता, बट ये इंसिडेंट कहता है कि एज अ कंपनी ऑल्सो इट शुड बी एट द सेंटर ऑफ व्हाट यू डू। चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, सबसे पहले आपको साइबर सिक्योरिटी देखना है। ग्रोथ, न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस कैन टेक अ बैक सीट, बट साइबर सिक्योरिटी में आपको मेक श्योर करना है कि यू आर एट द पीक। और साइबर सिक्योरिटी भी ऐसा नहीं है कि आपने कर दिया और आप डन हो गए। प्रैक्टिसेस कीप ऑन इवॉल्विंग, तो हर महीने, हर क्वार्टर आपको देखना होता है नई प्रैक्टिसेस, इवॉल्व करना होता है, पूरे इकोसिस्टम में प्रोपोगेट करना होता है, बिकॉज एज आपकी टीम बड़ी होती है, ये नॉलेज हर मेंबर पे होनी चाहिए आपके, राइट? सेकेंड थिंग विच कम्स आउट ऑफ दिस इज कस्टडी प्रोवाइडर। Role of a custody provider in this ecosystem is very, very important. Not a lot of people understand that equation well. उनके लिए होता है कि वो एक्सचेंज से बात कर रहे हैं और एक्सचेंज पे फंड रखा है, बट एक्सचेंज भी पीछे बहुत सारे कस्टडी प्रोवाइडर्स को यूज करता है टू मेक श्योर कि वो फंड सिक्योर रहे यूजर के बिहाफ पे, राइट? तो कस्टडी प्रोवाइडर्स का यूज करना, सही तरीके से यूज करना, सही लिमिट सेट करना, मल्टीपल कस्टडी प्रोवाइडर्स यूज करना, SOC टाइप 2 सर्टिफाइड custody providers को use करना is very, very important, right? So I think these two are the immediate things which we need to make sure the industry is learning, and there are guidelines hopefully through BWA as well, जिससे ये हम सिर्फ कह नहीं रहे हैं, but we will make sure कि जो भी इंडिया में exchange हो, they will basically have a written declaration कि वो ये सारी practices को follow करते हैं, right? तो these are the immediate steps that comes out of it. तो ये तो वजीरेक्स के बारे में बात हो गई, आपने काफी अच्छे से उसको आंसर किया, थैंक यू सो मच। एंड सबसे पहले थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग माय इनवाइट। मैंने सोचा नहीं था आप आओगे, क्योंकि वजीरेक्स का केस है ना, लीगल हो रहा है, तो शायद ज्वाइन नहीं करूँ, बट आप थैंक यू सो मच। अब आपके एक्सचेंज के बारे में बात करते हैं, तो एक इंटरेस्टिंग चीज में बात करूंगा जो मेरे को सुनने में आया, आप बताना सही है कि नहीं है। तो आई थिंक लास्ट ईयर या उससे पहले आप लोगों ने बताया कि थोड़ा सा आप क्रिप्टो तो आप देख ही रहे हो, लेकिन यू विल ऑल्सो एक्सप्लोर लाइक म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक वगैरह कॉइन्स के ऊपर। एंड इट वाज लाइक कि एक एप्लीकेशन होगी, जैसे रॉबिनहुड हो गया, कि एक एप्लीकेशन होगी, स्टॉक भी है, क्रिप्टो भी है, सारी चीजें। एंड आई थिंक आप लोग लाइसेंस के लिए भी अप्लाई कर रहे थे इंडिया के अंदर, लेकिन इंडियन उन्होंने मना कर दिया ये बोल के कि वी डोंट वांट कि आप
स्टॉक के जो लोग हैं उसको क्रिप्टो के एप्लीकेशन भी लेके आए, तो ये जो रूमर है ये ट्रू है? ये रूमर गलत है एक्चुअली। हमारा ऑब्वियसली यही प्लान था कि कॉइनस्विच के अंदर ही हम स्टॉक्स को लॉन्च कर सकें। हाँ। लेकिन अगर आप देखेंगे तो सेबी का एक सर्कुलर आया था, आई थिंक लास्ट ईयर आया, हम्म। गोल्ड एंड सिमिलर एसेट्स को लेकर आया था कि जो भी अनरेगुलेटेड एसेट्स हैं वो हम्म। आप सेबी रेगुलेटेड इकोसिस्टम में सेल नहीं कर सकते। अच्छा। तो वी वर क्लियर फ्रॉम दैट सर्कुलर, और ऐसा नहीं था कि हम क्रिप्टो के लिए उन्होंने हमें अग्री नहीं अच्छा करा। अच्छा। हम्म। क्लियर फ्रॉम क्वाइट सम टाइम दैट हम ये शायद नहीं कर पाएंगे एक ही प्लेटफॉर्म हम्म। पे। एंड तभी ओके। हमने लेमन को लॉन्च करा, विच इज आवर stock broking arm, which is obviously is a separate company altogether, help user हम्म। invest better in stocks. सो तो लेमन इज लाइक स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, मतलब? अच्छा। yes, तो उस पे आप अच्छा। आईपीओ, एफएनओ, स्टॉक हम्म। मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दैट इज द फुल फ्लेश्ड स्टॉक हम्म। मार्केट तो ये ऐप फॉर। लेमन लॉन्च हो गया या अभी, मतलब इट इज वर्क इन प्रोग्रेस? तो ये 6 महीने पहले लॉन्च हुआ है, बल्कि इसके ऑलमोस्ट 10 लाख यूजर भी पहुंचने वाले हैं। अच्छा, तो 10 लाख इट्स हो गए, डूइंग कॉन्ग्रेट्स। तो इट्स डूइंग वेरी हम्म। वेरी वेल। हाँ। तो हाँ, एंड मैं भी आपकी ऑडियंस को भी बोलूंगा, प्लीज ट्राई आउट लेमन फॉर हाँ। योर स्टॉक ब्रोकिंग एंड सी इफ दिस इज द राइट प्रोडक्ट फॉर यू। बिकॉज इंडिया में हमने यही प्रॉब्लम, स्टॉक्स और क्रिप्टो में सब इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बट किसी को ये नहीं हम्म। पता किसमें करें, कितना हम्म। डालें, डाल लें पैसे, विच इज ऑल्सो वेरी हम्म। इंपॉर्टेंट। तो इसको हमने हम्म। सर्च एंड डिस्कवरी को सॉल्व करने के लिए बनाया है कि इंडिया में अगर आप सिर्फ दोस्त की बात को सुन के पैसे डालते हैं तो मोस्ट हम्म। लाइकली यू विल एंड अप मेकिंग अ लॉस, बिकॉज हम्म। आप खुद नहीं सीख रहे हैं। तो क्या लेमन हम्म। के थ्रू हम वो डिसीजन मेकिंग इजी कर सकते हैं कि आपको अगर हम्म। नहीं पता है किसमें इन्वेस्ट करना है, तो हम एनालिस्ट रेटिंग के थ्रू आपको दिखा सकते हैं कि यार इंडिया के बेस्ट एनालिस्ट किस स्टॉक को रिकमेंड कर रहे हैं, कितने परसेंट रिकमेंड कर रहे हैं, उसका एंट्री प्राइस क्या होना चाहिए, उसका एग्जिट प्राइस क्या होना चाहिए। तो हमने काफी हम्म। मेहनत करी है उस पे। होपफुली योर ऑडियंस लाइक्स दैट प्रोडक्ट। I can understand that. Like you are really excited about the application, so that's awesome. So तो आशीष, मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहूंगा। अभी क्रिप्टो रेगुलेशन को लेके इंडिया में आप जैसे रेगुलर मिलते रहते हो, व्हाट डू यू थिंक अभी आने वाले टाइम पे यू सी अ चेंज, कि आने वाले टाइम पे चेंजेस आ सकते हैं? जैसे अभी रिसेंटली एफएटीएफ ने भी शेयर किया था रूल्स के अकॉर्डिंग। आई थिंक इंडिया को उन्होंने मेंशन किया है, आई फॉरगॉट द टर्म, वेर इन दिस ये कि और ज्यादा कोई स्ट्रिक्ट रिपोर्टिंग रेगुलेशन की जरूरत नहीं है। I think Yeah. regular. I also got the रेगुलर term. चेकअप, समथिंग लाइक Regular दैट, checkup, या। something like that. हाँ। Yeah. उसका मतलब ये तो कि मतलब और स्ट्रिक्ट रेगुलेशन या कुछ ऐसे चीजों की जरूरत नहीं है। आई थिंक इट वाज लाइक दैट, राइट? इट वाज कि एवरी 3 years दे विल मेक श्योर कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस एफएटीएफ ने सजेस्ट करे हैं वो हर सेक्टर की कंपनी, एंड इट्स एफएटीएफ इज नॉट जस्ट फॉर क्रिप्टो, या। इट इज अक्रॉस, राइट। या। एंड वो कंपनीज एंड वो स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे हैं इंडिया में या नहीं, तो हर 3 साल में वो चेक इन। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट, अभी आपकी जो बात हो रही है, कॉन्वर्सेशन हो रही है, हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ क्रिप्टो इन इंडिया, रेगुलेशन पर्सपेक्टिव से, टैक्स पर्सपेक्टिव से? फर्स्ट रेगुलेशन परस्पेक्टिव से बात करते हैं तो रेगुलेशन में डेफिनेटली वी आर वेटिंग फॉर कि अभी एक कमिटी फॉर्म हुई है, जिसका न्यूज़पेपर में भी आया था। अक्टूबर नवंबर इज द टाइमलाइन जब वो अपना ड्राफ्ट पेपर निकालेंगे। उस पेपर में लिखा होगा कि वो इंडस्ट्री को कैसे देखते हैं, क्या चीजें वो कैसे रेगुलेट करना चाहते हैं, क्या चीजों पे उन्हें ऑब्जेक्शन है, एंड देन एज एन इंडस्ट्री वी विल आल्सो गो एंड टॉक टू देम, understand their concerns, understand how they are looking at the industry and figure out कि यार क्या रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जा सकते हैं जो कि कंसर्न्स को टैकल करे प्लस इस इंडस्ट्री को ग्रो करने में हेल्प करे इंडिया में। तो अभी अगर आप 2020 में देखेंगे जहां पे ऑलमोस्ट बंद करने पे आ गई थी, द क्रिप्टो इंडस्ट्री वाज ऑलमोस्ट गेटिंग बैंड, टू वेयर वी आर टुडे की एक कमिटी फॉर्म हुई है जो कि डिफरेंट वर्टिकल से लोग आते हैं अपना व्यू पॉइंट देने, and they are coming up with a paper which will help us guide कि यार क्रिप्टो के रेगुलेशन क्या होने चाहिए इंडिया में। तो इट्स अ वेरी पॉजिटिव स्टेप। आई थिंक उसके बाद द रियल बैटल विल begin where how to regulate, who will regulate, how do you categorize crypto, ये सिक्योरिटी है, एसेट क्लास है, क्या है, गुड्स है, तो वो सारी चीजें उसके बाद आएंगी। तो पॉजिटिव है डायरेक्शन, बट इट विल टेक टाइम। ऐसा नहीं है कि अगले 1 साल में रेगुलेशन आ जाएगा, बट अगर आप पिछले 2 साल भी देखें तो धीरे धीरे रेगुलेशन और थोड़ा थोड़ा रेगुलेशन आने लगा है। जैसे पहले सर्टेन गाइडलाइंस आई तो केवाईसी क्लियर हो गया कि आप केवाईसी कैसे कर सकते हैं। फिर एडवर्टाइजमेंट गाइडलाइंस आई कि आप एडवर्टाइज कैसे कर सकते हैं इस इंडस्ट्री के बारे में। फिर एफआईयू रजिस्ट्रेशन पीएमएलए के अंडर आ गया क्रिप्टो, विच इज अ वेरी वेरी बिग स्टेप, राइट। तो धीरे धीरे ये इंडस्ट्री इवॉल्व हो रही है एंड वी आर होपिंग कि इस पेपर के बाद और ज्यादा क्लैरिटी आ पाएगी कि इंडिया में क्रिप्टो का फ्यूचर किस तरह शेप होना चाहिए।
Up now coming to taxation, I think which is the biggest thing which every user is hurt by. सबसे पहले लॉस ऑफसेट. आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट थिंग विच यूजर्स नीड टुडे. एक क्रिप्टो में लॉस होता है और एक क्रिप्टो में प्रॉफिट होता है, तो आपको प्रॉफिट पे टैक्स देना पड़ता है, बट लॉस सिर्फ आपका है. आई थिंक वो काफी गलत है. Even things like betting apps don't have that, right? And I'm not saying that crypto is betting, but crypto is mostly investment. So crypto should be treated like how stocks are treated, how mutual funds are treated in this industry, and at least the loss offset should be allowed. Higher taxation, getting it to parity with other asset classes can happen over time. अभी 30% है, बाद में maybe STT और LTT भी इस पे लगना शुरू हो जाए कि 10% और 20% पे आ जाए, बट वो ओवर टाइम हो सकता है. आई थिंक सबसे बड़ा कंसर्न पूरी इंडस्ट्री का इस समय लॉस ऑफसेट है, और दूसरा TDS. जब भी एक ट्रेडर या इन्वेस्टर सेल करता है एसेट को, तो उस पे 1% TDS लगता है. उसका अगर एक हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर है, मैक्सिमम उसकी वैल्यू TDS में लॉक हो जाती है, जो उसे साल भर बाद मिलती है. क्या हम उसको कम कर सकते हैं? जैसे स्टॉक मार्केट में भी STT होता है 0.1%, उस लेवल तक ला सकते हैं, सो दैट इस इंडस्ट्री में लिक्विडिटी बने, और धीरे इसे प्रमोट एज एन एसेट क्लास. तो ये दो बड़ी चीजें हैं जिसपे ऑब्वियसली काम हो रहा है, बट उसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा. ऐसा नहीं है कि obviously people understand it. We have submitted a lot of reports which tells that actually charging lower TDS helps increase tax revenue for the government. तो हमने ये reports भी submit करी हैं, and hopefully a lot of people understand this now and are looking at the data, and hopefully these changes will happen over time. Let's hope for the best कि आने वाले टाइम पे जो है यहाँ पर कोई अच्छी रिपोर्ट है. I remember last time I think DA is making the report again. एंड लास्ट टाइम जब DA ने रिपोर्ट बनाई थी तो 10 साल जेल वाली थी. तो इस बार कुछ अच्छा फ्रूटफुल निकल के आया. जैसा आपने बात करा कि आई थिंक टैक्सेशन में सारे पॉइंट्स ही हैं जो पेन पॉइंट बन जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा पेन पॉइंट जो है जो नो लॉस सेट ऑफ, तो उसको लेके प्रॉब्ली अगर वो एटलीस्ट फिक्स किया जाए तो उससे अच्छा रहेगा. इंडियन गवर्नमेंट के लिए भी, रेवेन्यू पर्सपेक्टिव से भी आई थिंक इट विल ओपन लॉट ऑफ ऑप्शन. सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे आशीष. आपने बहुत सारे क्वेश्चंस को आंसर किया, एंड आई होप इससे यूजर्स जो है उनको भी क्लैरिटी मिली है. बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे व्हाट इज हैपनिंग, तो आपके पर्सपेक्टिव से भी वो जानना चाहते थे, तो आपके कारण आज वो आई होप आपको कुछ नया सीखने को यहाँ पर मिला. इफ यू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब, एंड अगर स्टॉक्स वगैरह में इन्वेस्ट करना है तो you can definitely check out Lemon. And thank you so much again, Ashish, for joining us today. Thank you, Aditya. Thanks.